नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी का भूगोल, जिसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरे प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से जाकर के आप निश्चित ही तौर पे देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें तो इस चैप्टर का जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, वह है ग्लोब या फिर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसके अगेंस्ट एक और पुराना वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसको भी आप उसी प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ देखेंगे हमने सिर्फ जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी को हाईलाइट किया हूँ और उसी के जरिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखेंगे ग्लोब के बारे में। सबसे पहले तो देखें पृथ्वी के बारे में, यहाँ से पॉइंट के रूप में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। क्या है? तो हमारी पृथ्वी जो है कि गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चिपटी एवं मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की आकार कैसा है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि ग्लोब एक प्रकार का पृथ्वी का लघु रूप का वास्तविक प्रतिरूप के आप बारे में समझ सकते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि जो पृथ्वी है उसका एक प्रकार से आप समझ लें कि प्रतिरूप है, हूबहू प्रतिरूप आपको ग्लोब के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ग्लोब की आकृति, आप देखे होंगे निश्चित ही तौर पे। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देख लेते हैं एक सुई के आकार की जो देख रहे हैं, इसको बोला जाता है अक्ष। ग्लोब में इसको अक्ष बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। आगे बढ़ेंगे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा इसी प्रकार के वीडियोस कॉन्सेप्ट वाइज देखने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ देखेंगे तो ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब क्या होते हैं? तो स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। ग्लोब ग्लोब पर देश, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आपके सामने पॉइंट निकल के आता है यहाँ से कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी कि इस सुई के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जो यहाँ पर आप सुई देख रहे थे, इसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके सामने लेकर के आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। यानी कि जिस पार्ट में आप देख लें, तो जिस पार्ट में यहाँ पर सुई लगी हुई है, इसको उत्तर ध्रुव और ऊपर वाले को उत्तर ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और कंसेप्ट आपके सामने निकल के आएगा कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। यानी कि पृथ्वी की गति जो कह ले, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वह किस रूप में होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक उसी प्रकार से ग्लोब को भी पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। उसके बाद और देखेंगे, यहाँ जानकारी आपको दिखेगा कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा, कौन सी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को या फिर पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह रेखा क्या कहलाती है? तो विषुवत वृत्त कहलाती है या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी आप जानते होंगे। ध्यान रखेंगे कि कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वह विषुवत रेखा है। ध्यान रखेंगे, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, ये जो रेखा है डॉटेड लाइन, यह विषुवत रेखा है या फिर विषुवत वृत्त भी इसे कहते हैं। आगे और जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिण वाले आधे भाग को
दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस वाले भाग को यानी कि इस विषुवत रेखा के इधर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके इधर वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों भाग जो है कि यह दोनों बराबर आधे भाग के होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, यानी कि जो विषुवत रेखा है या फिर विषुवत वृत्त है वह पृथ्वी पर क्या बनाती है, तो काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह वृत्त पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। ध्यान रखेंगे, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु किसका होता है, तो विषुवत वृत्त का ही होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं के रूप में हम जानते हैं या फिर कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों की जो रेखाएं होती है या फिर अक्षांश रेखाएं के रूप में हम इसे जानते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये अक्षांश रेखा है। ध्यान रखेंगे, ये ध्रुव तक आपको देखने को मिलेगा अक्षांश रेखा। उसके बाद देखिए, अक्षांशों को किसमें मापा जाता है, तो अंशों में मापा जाता है। अक्षांश को किसमें मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि आप कह ले तो जो विषुवत रेखा है वह कितने डिग्री अक्षांश को दर्शाती है, तो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर और जानकारी देखेंगे कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 होता है। ध्यान रखेंगे, यह कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण है कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ इस साइड और इस साइड दोनों तरफ क्या है, तो दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, दोनों तरफ जो ध्रुवों के बीच की दूरी है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। पृथ्वी के जो चारों ओर वृत्त है उसका क्या होता है, तो 1/4 होता है। इसके चारों ओर जो वृत्त है उसका क्या होता है, तो 1/4 होता है। ध्यान रखेंगे, अतः इसका माप आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि इस प्रकार से होगा कि 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश होगा। क्या होगा, तो 90 अंश होगा। और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश जो होगा, जो क्या होगा, तो उत्तरी अक्षांश के उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। उत्तर ध्रुव आप देख सकते हैं, ये जो वाला है उत्तर ध्रुव, ये 90 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे, तथा 90 डिग्री अंश जो है कि दक्षिणी अक्षांश को भी दर्शाता है। 90 डिग्री अंश किसको दर्शाता है, तो दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। दक्षिणी अक्षांश देख सकते हैं, दक्षिणी अक्षांश यहाँ से देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ से, तथा 90 जो अंश है दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। यानी दोनों प्रकार से आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखें तो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इस प्रकार जो विषुवत वृत्त के जो उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को क्या कहलाता है, तो उत्तरी अक्षांश के रूप में हम जानते हैं। और तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाएं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि दक्षिणी अक्षांश आप देख लें तो इधर ये जो विषुवत वृत्त है इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या फिर दक्षिण को लिखा जाता है। समानतः उसे उत्तर या फिर दक्षिण की ओर उ तथा द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ये आप जानते ही होंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो है कि दक्षिण अमेरिका में है, बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है। यानी समझ लें कि चंद्रपुर ब्राजील यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो शहर है ब्राजील, उसका जो है कि एक में जो है कि बेलो होरिजेंटो एक जगह का नाम है, वो दोनों जो है यानी कि चंद्रपुर और बेलो होरिजेंटो दोनों 20 अंश पर ही स्थित है, 20 अक्षांश के 20 अंश पर ही स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत जो वृत्त है
विषुवत वृत्त के जो है कि 20 अंश उत्तर में स्थित है एवं बेलो होरिजेंटो जो है कि विषुवत वृत्त के 20 डिग्री देख सकते हैं 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। निश्चित रूप से यह इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बेलो जो होरिजेंटो शहर है ब्राजील के, वह जो कितने डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है, तो आप देख सकते हैं इसको कह सकते हैं कि 20 डिग्री अक्षांश पर यह अवस्थित है। उसके बाद हम देख सकते हैं आगे कि चंद्रपुर जो है कि 20 डिग्री उत्तर में अवस्थित है एवं तथा जो कि बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण में अवस्थित है। आप चित्र में भी उसको देख सकते हैं निश्चित ही रूप से। उसके बाद आप देखें तो और जानकारी आपके सामने निकल के आएगा यहाँ से। उसके बाद ये चित्र को हम भी देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि जो चित्र में दिया गया है 2.2 में, उसको देखने के लिए कहा जा रहा है, ऊपर में ही दिया गया था, तो उसको देखेंगे कि जैसे जैसे हम विषुवत देख सकते हैं यहाँ पर बताया कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, कहाँ जाते हैं तो विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार घटता जाता है। ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखाएं के बारे में जानेंगे, या फिर महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा है उसे समांतर रेखा के रूप में भी हम जानते हैं। कभी कभी अक्षांश को समांतर रेखा भी कह दिया जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इससे पहले आप देख ले तो कुछ और पॉइंट मैं आपको दिखाते चलता हूं यहाँ से, जो कि फिगर में बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 डिग्री उत्तर यहाँ पर है तो 20 डिग्री दक्षिण यहाँ पर है, यानी दोनों जगह 20-20 डिग्री है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण वाला है, ये उत्तर वाला है। तो इस लाइन पे आपका बेलो होरिजेंटो शहर दिखेगा दक्षिण अफ्रीका का, और यहाँ पर आपका चंद्रपुर है, चंद्रापुर है, वो दिखेगा, जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश वाला है, महाराष्ट्र वाला है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो इस फिगर से कुछ और जानकारी हम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, यानी कि पृथ्वी के जो बीचों बीच आप देख रहे हैं, इसका मान 0 डिग्री होता है, यानी विषुवत वृत्त विषुवत रेखा दोनों सेम ही होता है। और ये जो भाग होता है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के जो बीच वाला भाग होता है, वह उष्णकटिबंधीय होता है। ध्यान रखेंगे, यह क्या होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। और यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को आप समझ सकते हैं, यह क्या होता है, तो उष्णकटिबंध होता है। क्या होता है, उष्णकटिबंध होता है। कर्क रेखा आपको देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा कहाँ मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा का लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हैं, इसको 23.5 डिग्री उत्तर में आपको देखने को मिलेगा कर्क रेखा। जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त जो है, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये जो भाग है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है, इसको बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद देखें तो उत्तरी शीत कटिबंध आपको देखने को मिलेगा उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर के उत्तर ध्रुव तक, यानी केंद्र तक, यानी ध्रुव तक आपको जो भाग दिखेगा वह कहलाएगा आपका उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। उसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के जो भाग है उसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के जो भाग है उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ध्यान रखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर जो है कि मकर रेखा स्थित है। और इसका देखें तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के भाग को दक्षिणी शीत कटिबंध हम कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण के बाद स्थित है। ध्यान रखेंगे इसको। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आप देखेंगे तो यह कहलाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये जानकारी सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में हम जानते हैं, या फिर महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री को कहा जाता है। उत्तर ध्रुव आप देखेंगे तो 90 डिग्री
जो है कि उत्तर में दिखेगा। उसके बाद देखिए दक्षिण ध्रुव आपको 90 डिग्री दक्षिण में दिखेगा। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश जो है कि या फिर समांतर रेखाएं भी है। आप इसको जानेंगे, इस फिगर से आप तो समझ ही गए। और इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे और डिटेल्स में बताया गया है, यहाँ से आपको दिखते होगा। तो यहाँ से देखेंगे पहला है आपका 4 जो भाग में बांटा गया है, 4 समांतर रेखाएं में बांटा गया है, वह कौन-कौन है 4 अक्षांश रेखाएं, उसके बारे में देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में जो है कि कर्क रेखा अवस्थित है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तीसरा है आपका विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त अवस्थित है। चौथा है आपका कि विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है। ध्यान रखेंगे इसको, यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताया गया है। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानेंगे तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य जो है कि वर्ष में एक बार दोपहर में जो है कि सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी देखेंगे फिर से कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला पॉइंट है जो कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। देखेंगे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूरज है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले भाग या फिर बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आप देखेंगे टॉर्च जब जलाइएगा तो किसी भी सतह पे आप तिरछी करके जब टॉर्च जलाइएगा तो निश्चित ही रूप से वह जो प्रकाश होगा अधिक दूर में फैलेगा, यानी अधिक जगह को प्रकाशित करेगा। और साथ ही आप देखेंगे तो यह जो तेज है, जो प्रकाश का कम और तेज, परंतु आप देखेंगे इसमें कि इधर वाले जो भाग होगा वहां पर तेज पड़ेगा और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा डीम जैसे पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसी पर डिपेंड करता है, सूर्य का भी प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है इसी प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे अगले फैक्ट के लेकर के तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज जैसे कि ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है और इसीलिए यह जो है कि शीत कटिबंध के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ से फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी फिगर को लेकर के यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि इस उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पर देखेंगे जो विषुवत वृत्त है उसके जो आसपास वाले जो भाग है यहाँ पर उष्ण कटिबंध जो लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं आप, इसको उष्ण कटिबंध के रूप में आप जानते हैं। ध्यान रखेंगे। और ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो भाग है आपका रेड कलर वाला, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ पर आपको न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, इस प्रकार से मौसम देखने को मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जितने भी सारे देश, जितने भी सारे गांव शहर जगह आ रहे होंगे उन सभी क्षेत्रों में। तो इसी को आपको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उसी प्रकार से आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। तो इसी बात को वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। इससे पहले हमने फिगर में देख ही लिया था, फिर भी हम एक बार और देख ले रहे हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ग्लोब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो भाग है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। यह कितने होते हैं तो ये जो रेखा है उसके बारे में आप जानते हैं। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं
इस तरीके से जो देख रहे हैं ये रेखा, इस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। समझेंगे इस प्रकार से कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए ये स्थान है, मान के चलिए ये स्थान है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है, इसको जानने के लिए एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से खींचना पड़ेगा, तब जाके हम इस पॉइंट को डिनोट कर पाएंगे। तो इसी चीज को आप जानते होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस प्रकार से होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे और जानकारी के रूप में, तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। क्या कहलाता है? देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। जो ये रेखा है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतरीय याम्योत्तर रेखा, यानी कि देशांतर रेखा भी बोलते हैं या फिर देशांतरीय याम्योत्तर भी कहते हैं। आगे जानकारी देखेंगे यहाँ से और है। उसके बाद देखेंगे तो उनके बीच की दूरी को देशांतर जो होते हैं, यानी उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, यानी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये अर्धवृत्त है। ये क्या है? तो अर्धवृत्त है, यानी कि जो आपका जो देशांतर रेखा है यह एक प्रकार से क्या है? तो अर्धवृत्त का आकार का होता है। ये जो पूरे पृथ्वी पर नहीं होता है। ये जो दक्षिणी ध्रुव है उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे ये उत्तरी ध्रुव है, उसी प्रकार से नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा। बस उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक यह खींचा गया काल्पनिक रेखा होता है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि ये अर्धवृत्ताकार होता है। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ से तो आपको देखने को मिलेगा कि तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। तो कौन सी ऐसी रेखा है जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है? तो आप देखेंगे तो कौन सी रेखा है? तो यह याम्योत्तर रेखा है, यानी देशांतर याम्योत्तर बोलते हैं इसे, या फिर देशांतर रेखा है। ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर क्या हो जाती है? तो शून्य हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ध्रुवों पर क्या हो जाती है? तो शून्य, एक ही जगह सारे के सारे देशांतर रेखा मिल जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिल जाती हैं। अगला पॉइंट, अक्षांश समांतर। अक्षांश या फिर समांतर रेखाओं के विभिन्न भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, यानी कि जितने भी सारे इस पर देशांतर रेखा है उन सभी की लंबाई कितना होती है? तो समान होती है, बराबर होती है। लेकिन उसी प्रकार से अक्षांश रेखा की, अक्षांश जो वृत्त है, अक्षांश जो रेखा है, उसको आप देखें तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वह अलग अलग होती है। सबसे बड़ी जो रेखा होती है पृथ्वी पर, जो काल्पनिक रेखा होती है, वह विषुवत वृत्त या फिर देशांतर विषुवत रेखा को ही कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त किया गया कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, आप देखेंगे यह जो ग्रीनिच आप देख रहे हैं इसको आप ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनिच या फिर ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। यहाँ ग्रीनिच एक प्रकार का जगह का नाम है जहां पर है, आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश राजकीय जो है राष्ट्रीय वेधशाला अवस्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे प्रमुख देशांतर रेखा को हम ग्रीनिच रेखा के रूप में भी जानते हैं या फिर ग्रीनविच रेखा के रूप में हम जानते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। इसका मान क्या होता है? तो 0 डिग्री देशांतर होता है। कितना होता है? तो 0 डिग्री देशांतर होता है। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या फिर 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे 180 डिग्री पूरब में और 180 डिग्री दक्षिण में, यानी दोनों को मिला दे तो कितना हो जाएगा? 360 आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख जो है कि प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में या पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में
विभाजित करता है। आप देखेंगे ये जो रेखा है यह विषुवत रेखा है और ये जो रेखा है आप बीच वाला जो देख रहे हैं यह जो रेखा है प्रमुख यामियोत्तर है और यह जो रेखा है यह क्या करता है तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया और इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो जब ध्यान रखेंगे इसको तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से दो भागों में विभाजित करता है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ से निकल के आता है और जानकारी तो यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामियोत्तर एक ही रेखा पर अवस्थित होता है। क्या होता है तो एक ही रेखा पर अवस्थित होता है। आप देखेंगे कि जो प्रमुख रेखा है यामियोत्तर का प्रमुख जो देशांतर रेखा है तो आप देखेंगे तो इसके जो पूरब में या फिर पश्चिम में दोनों आप देखेंगे तो एक ही रेखा पर अवस्थित होता है। इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। क्या है तो उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर अवस्थित है। तो 26 डिग्री उत्तर देशांतर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर भारत के जो है कि धुबरी अवस्थित है। असम राज्य में जो धुबरी जगह है एक प्रकार का तो वहां पर अवस्थित वहां जो वह जो जगह है वह अवस्थित है पृथ्वी पर 26 डिग्री अक्षांश पे 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी के साथ। इसमें आपको एक जो फिगर है उसको आपको देखने को मिलेगा जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आइए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को और बेहद ही अच्छे तरीके से इस फिगर को हम समझेंगे ताकि हम इससे जो जानकारी है वह निकाल सके। यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि यह एक प्रकार का समय को जो है कि इंगित करने वाला जो क्षेत्र है यानी विश्व के समय के क्षेत्र को बताने वाला यह फिगर आपको देख रहे होंगे। आप यहाँ पर देखें तो ग्लोब पे जो मैप रखा हुआ है उसको हमने क्या किया तो पेपर पर फैला दिया है और उसको उसके अनुसार हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन जो देख रहे हैं ये जो लाइन देख रहे हैं आप डॉटेड वाला जो लाइन है यह आपका जो लाइन है वह जो है ग्रीनिच है। कौन सा है तो ग्रीनिच है। यह इंग्लैंड से होते हुए निकलता है यह लाइन और जो यह इस रेखा के जो इधर वाले जो भाग है यह प्लस में जाएगा और इधर वाले जो भाग है वह माइनस में जाएगा। यानी कि जब आपको पूछा जाए कि जो ग्रीनविच जो रेखा है यानी कि ग्रीनविच जो भारतीय विश्व का जो अंतरराष्ट्रीय जो टाइम का जो रेखा है समय निर्धारण रेखा है तो उस रेखा से आप जो है कि कितने घंटे आगे चल रहे हैं तो भारत को आप देखें तो 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं इस रेखा से। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यह जो रेखा आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर वाले जो भाग है प्लस में है जैसे कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है पड़ोसी जो देश है उसमें देखेंगे तो 8 घंटे जो कि प्लस में चलता है वह। और उसके बाद आप देखिए इसी प्रकार से पाकिस्तान है जो कि 5 घंटे प्लस में चलता है। उसके बाद इधर बांग्लादेश है 6.5 घंटे जो कि प्लस में चलता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई सारे जो देश है इसमें आप देख सकते हैं। इसको आप एक बार गौर से देख लीजिएगा जो कि आपके पास बुक होगा तो या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको एक बार अध्ययन कर लीजिएगा ठीक से। ठीक है आगे बढ़ेंगे इन्हीं सभी जानकारी के साथ और अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा पेज को रोटेट कर लेता हूं मैं तब जाके मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। ठीक है तो ये देख सकते हैं पेज हमारा रोटेट हो चुका है जिसमें आपको दिख रहा होगा सारे जानकारी। तो किस प्रकार से दिख रहा है तो आप देख करके बता भी सकते हैं हमें और देखेंगे यहाँ से। ठीक है यहाँ से आपको दिख रहे होंगे थोड़ा सा और छोटा। हाँ ठीक है तो ये आप देख रहे होंगे। ठीक है यहाँ पर आप जानेंगे कि देशांतर और समय के बारे में यानी देशांतर जो रेखा है उसके और समय के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पूछा जा सकता है कि समय को जो है नापने वाला जो सबसे अच्छा साधन क्या है तो सबसे अच्छा साधन आप जान सकते हैं पृथ्वी चंद्रमा और ग्रहों की गति से हम जान सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है कि प्रतिदिन होता है अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन के रूप में हम कह सकते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली
परछाई से लगाया जा सकता है। आप जानते होंगे कि जंतर मंतर पे जो धूप घड़ी बनाया गया है, इसी से लेकर के बनाया गया है, इसी को लेकर के बनाया गया है, समय को निर्धारण करने के लिए, समय जानने के लिए। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी छाया का निर्माण करता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, तो समय का निर्धारण कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ग्रीनिच, जो ग्रीनविच रेखा है उसी को ग्रीनिच कहा जाता है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ध्यान रखेंगे, ग्रीनिच पर स्थित यह प्रमुख याम्योत्तर, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर जो है कि सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, तो दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम पश्चिम से जो है कि पूरब की ओर चक्कर लगाती है, तो अतः वे जो है कि स्थान जो कि ग्रीनिच के पूरब में अवस्थित हैं, उनका जो समय होगा ग्रीनिच समय से आगे होगा। ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वी का जो समय होगा, पृथ्वी के जो मतलब जो है कि ग्रीनिच जो लाइन है उसके जो पूरब में जो स्थान है, उसका जो समय होगा वह ग्रीनिच समय से आगे होगा। जो तथा जो है कि जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, तो ग्रीनिच समय से पीछे होगा। इसी बात को यहाँ पर और जानकारी से के साथ बताया गया है कि समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से आप कर सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये सब कॉन्सेप्ट है, इस सबको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तो ग्रीनिच के 15 डिग्री पूरब में समय कितना होगा, तो वह 60 मिनट होगा। और 60 मिनट किस समय को दर्शाएगा, तो ग्रीनिच समय के 1 घंटा आगे होगा। जो ग्रीनिच समय पे अगर 12 बज रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके आगे होगा 1 घंटा, तो यानी कि उसके जो है कि 15 डिग्री आगे कितना समय होगा, तो 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच के 15 डिग्री पश्चिम का जो समय होगा ग्रीनिच समय से 1 घंटे क्या होगा, तो पीछे होगा। जब ग्रीनिच पे 12 बज रहे हैं तो 1 घंटे पीछे कितना बजेंगे, 11 बजेंगे। जबकि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर जो है कि मध्य रात्रि होगा। यानी कि आप ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वी पर आप जो देख रहे हैं ग्रीनिच जो लाइन है, ग्रीनविच लाइन है, उसके जो है कि 180 डिग्री जो जहां पर लाइन है उस पर क्या होगा, तो मध्य रात्रि होगा। यानी 12 बजेंगे दोपहर तो ठीक 180 डिग्री पे मध्य रात्रि होगा, यानी कि 12 बजे रात होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी के साथ, तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में जो है कि दिन के 12 बजते हैं। यानी जब सबसे मतलब ऊंचे समय ऊंचे पर होती है सूर्य आसमान में, तो निश्चित रूप से उस समय क्या होता है, तो घड़ी में 12 बजते हैं। आगे देखेंगे तो और जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। देशांतर याम्योत्तर पर जो है कि जितने भी सारे जो स्थान होंगे उन सभी स्थानीय समय कितना होगा, तो समान ही होगा, एक ही होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थिति स्थानों को स्थानीय समय में अंतर होता है, इसलिए हम इसे अनंत मतलब जो है कि इस प्रकार से हम अलग अलग होता है। यहाँ पर देखेंगे तो और जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना घंटा का जो हेरी फेरी है, तो वह 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यानी कि आप देखेंगे तो ये एक रेखा जो है, एक याम्योत्तर रेखा, एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरता है भारत में, और एक याम्योत्तर रेखा यहाँ से गुजरता है। तो एक
ये जो लास्ट वाला है, जो ये बीच वाला है, यह रेखा जो है कि 82.5 डिग्री जो पूरब में है यानी उत्तर रेखा या फिर देशांतर रेखा, यह जो है कि हमारे जो देश के लगभग की बीच में गुजरता है ना, हमारे देश के लगभग पार्ट के अंदर जो है कि गुजरता है, इसलिए हम इसे मानक समय या फिर भारत का मानक याम्योत्तर के रूप में हम इसे मानते हैं। तो भारत का जो है कि मानक याम्योत्तर या फिर भारत का मानक देशांतर रेखा कौन सा है, तो आप जानेंगे तो 82.5 डिग्री पूरब में जो रेखा है देशांतर रेखा, वो भारत का मानक याम्योत्तर है या फिर भारत का मानक देशांतर रेखा है। आगे जानेंगे, इसी के साथ जानकारी है आपके स्क्रीन पे कि भारत में 82.5 डिग्री पूरब, भारत में 82.5 डिग्री पूरब और पूरब को मानक याम्योत्तर के रूप में माना जाता है, मानक याम्योत्तर के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी के साथ, तो इसको हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जो कंसेप्ट है उसी को हम देख रहे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसी को हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि रूस में 11 मानक समयों के अपनाया जाता है, यानी कि रूस में जो है कि कितने समय मानक को अपनाया जाता है, तो 11 मानक समय को अपनाया जाता है। हमारे देश में केवल एक मानक समय है जो कि 5.5 घंटे जो प्लस में होता है, प्लस 5.5 घंटे होते हैं ग्रीनिच समय अंतराल से। उसके बाद देखेंगे तो पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्रों को 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। ध्यान रखेंगे, जो 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र तक को जो घेरने की जो बात कहा गया है यहाँ पर, किस प्रकार इस समय क्षेत्र को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने टिक आउट कर दिया है, फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है, तो वह 0 डिग्री होता है। जो शीत कटिबंध है किसके नजदीक पाया जाता है, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो वह ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि देशांतर जो रेखा है उसकी कुल संख्या कितना है, तो 180 हमने यहाँ पर डिनोट किया है, लेकिन 180 डबल होता है, तो 360 भी आप कह सकते हैं, कहीं कहीं इसका आंसर 360 भी दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया है कि ग्रिड किसका जाल है। तो ग्रिड आप देख सकेंगे, ये जो पृथ्वी पर इस प्रकार से जो बना हुआ था, यह ग्रिड किसका जाल है, तो यह अक्षांश समांतर रेखाओं का देशांतरीय याम्योत्तर का जाल है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके सामने जो कि क्वेश्चन के रूप में होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से खाली स्थान को भरें। तो किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन है आपका कि मकर रेखा कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। दूसरा है आपका कि भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्व का जो अक्षांश है वह भारत का मानक याम्योत्तर है। इसे प्रमुख याम्योत्तर के रूप में हम जानते हैं, जो हमें समय निर्धारण के लिए सहायक होता है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन है कि 0 डिग्री याम्योत्तर को जो कि यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, तो ग्रीनिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ग्रीनिच बोलते हैं, और ग्रीनिच के नाम से जानते हैं, और इसे ग्रीनविच रेखा के रूप में भी हम जानते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह जो देशांतर के जो बीच की दूरी है ध्रुव की तरफ क्या होती है, तो घटती जाती है। देशांतर के बीच की दूरी जो ध्रुव की तरफ क्या होती है, तो घटती जाती है। 5वां क्वेश्चन जो कि लास्ट होगा कि उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित होता है। उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होता है। इस बात को आप जान पाए होंगे। इन सारे कंसेप्ट, इन सारे क्वेश्चन को मिला करके आपको निश्चित ही रूप से अच्छे तरीके से समझने को मिला होगा। अगर निश्चित रूप से अच्छे तरीके से समझने को मिला, प्लीज आप लाइक करके और शेयर करके इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, इसी प्रकार से पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।